बैंक मैनेजर सौम्या की सत्य घटना। सौम्या का आज इस शहर में बैंक मैनेजर के रूप में पहला दिन था। वह बिल्कुल सही समय पर पहुंची। उनके मातहत काम करने वाले वर्मा जी ने उनका परिचय स्टाफ के पूरे सदस्यों से करवाया। परंतु जब प्रदीप से उसका परिचय करवाया गया तो वह चौंक गए। प्रदीप ने भी अपनी आंखें नीची कर ली। इन 10 सालों में वह कितना बदल गया था, खुद उसमें भी तो बहुत परिवर्तन आ गए थे। यही सोचते सोचते वह अपने शानदार चैम्बर में आ गई। कुर्सी पर बैठते ही अतीत के पृष्ठ उसके सामने फड़फड़ाने लगे। पापा बनने वाले हो जानू, सौम्या ने अपने साथ लिव इन में रहने वाले प्रदीप के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। तो प्रदीप को मानो करंट लगा। वह हड़बड़ा उठा और बोला, ये क्या कह रही हो इतनी जल्दी? नहीं नहीं, तुम अबॉर्शन करवा लो। ऐसा क्यों कह रहे हो प्रदीप? ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। हम लोग तो वैसे ही शादी करने वाले हैं। अब थोड़ा जल्दी शादी करेंगे। सौम्या ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। प्रदीप ने टकासा जवाब दिया। फिर वह अपने घर जाने की बात कहकर 15-20 दिन के लिए घर चला गया। वापिस आने पर वह सौम्या से मिला और सपाट स्वर में बोला, सौम्या, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स आती थी वे खत्म हो गई है। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मैं अपने पिताजी की पसंद की लड़की से शादी कर रहा हूँ। और ये बच्चा जो मेरी कोख में पल रहा है उसका क्या होगा? अपनी रुलाई को रोकते हुए उसने कहा, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। मैं तो कहता हूँ इस बच्चे को गिरा दो और दूसरे किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। सौम्या करुण कंद्रन करते हुए बोली, प्रदीप, भगवान से डरो। तुम मुझे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे गर्भ में पलने वाले बच्चे का आधा अंश तुम्हारा ही है। सौम्या के रोने कल्पने का कुछ भी असर प्रदीप पर नहीं पड़ा। वह वहां से चला गया। प्रदीप के इस तरह छोड़कर चले जाने से अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण उसका गर्भपात हो गया। जीवन का सबसे बुरा समय था, पर सौम्या ने हार नहीं मानी। उसने विभागीय परीक्षाएं दी और उन्हें पास करके वह आज इस मुकाम पर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुनी तो उसकी तंद्रा भंग हुई। वह अतीत से निकलकर वर्तमान लौटी। उसने देखा कि नॉक करने वाला प्रदीप ही था। उसने ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने को कहा। थोड़ी झिझक से उसने सौम्या से कहा, तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहोगी? सौम्या ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखों में उत्सुकता के भाव देखकर वह बोला, तुमसे रिश्ता तोड़ने के बाद मैंने शहर के सबसे बड़े अमीर शेठ की लड़की से विवाह किया। खूब दान दहेज मिला। मेरा माता पिता तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। मैं भी बहुत खुश था। प्रदीप ने देखा कि सौम्या गौर से उसकी बात सुन रही है तो उसने आगे कहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शादी के 2-3 महीने बाद पता चला कि वह मेंटल है। दौलत की चकाचौंध ने हमारी आंखों पर इस तरह पट्टी बांध दी थी, इसीलिए शादी के पहले हम लोगों को पता ही नहीं था। जब उसके ऊपर दौरे पड़ते हैं तो वह इतनी हिंसक हो जाती है कि वह हमारे ऊपर जानलेवा हमले तक कर देती है। तब उसे रस्सियों से बांध कर रखना पड़ता है। पिछले 10 सालों से इलाज करवा करवा कर थक गया हूँ। थोड़ा आराम मिलता है, पर फिर से वैसी ही हालत हो जाती है उसकी। आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए वह बोला, मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई।
भगवान ने तुमसे बेवफाई की सजा दी है। मुझे प्लीज माफ कर दो मुझे सौम्या। यह कहकर शिष्य भरते हुए प्रदीप बोला। प्रदीप, जब तुम्हें भगवान ने माफ नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? सौम्या ने कहा। फिर क्रोध से बोली, तुम्हारे धोखे देने के बाद मैं कितनी दर्द से गुजरी हूँ। रात रात भर रोती रहती थी, नींद नहीं आती थी। कहाँ थे तुम जब मेरे गर्भ में पल रहे तुम्हारे और मेरे बच्चे का गर्भपात हो गया था? कहाँ थे तुम जब लोग मुझे अकेली जानकर मुझे रहने के लिए एक कमरा तक नहीं देते थे? तुम तो तब भी नहीं थे जब वासना के भूखे भेड़िए मेरी इज्जत तार तार करने को आतुर थे। ये मेरे हृदय पर गहरे घाव है जो ताउम्र मेरे साथ रहेंगे और जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। उसने देखा कि प्रदीप अपना सिर झुकाए हुए उसके ऑफिस से बाहर जा रहा है। सौम्या ने गहरी सांस छोड़ी। उसने अपने मन से आज पिछले 10 सालों का सारा गुब्बारा निकाल दिया था। वह अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी उसकी दृष्टि ऑफिस की खिड़की से बाहर पड़ी। बैंक में बने हुए गार्डन में हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी और एक मोर अपने पंख फैलाए नृत्य कर रहा है, जिसे देखकर सौम्या होले से मुस्कुरा दी। उसे लग रहा था कि वह अकेली नहीं, अपितु आज प्रकृति भी उसके साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।